हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्राइट फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कवर किया था एंड इन दिस वीडियो हम प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लास्टिक ये कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल है। प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए। अब लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि ग्लास के एडवांटेजेस कौन से होते हैं, डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं। तो प्लास्टिक भी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो एडवांटेजेस में देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज दे आर लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल्ड ईजीली। प्लास्टिक मटेरियल जो होता है ना, वो लाइट होता है वेट में, मतलब उसका वेट ज़्यादा नहीं होता, कम होता है वेट में। अगर हम ग्लास कंटेनर के साथ उसे कंपेयर करेंगे तो खाली कंटेनर जो होता है ना ग्लास का, उसका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम खाली कंटेनर ले प्लास्टिक का, तो उसके कंपैरिजन में ग्लास का वेट ज़्यादा रहेगा, ग्लास कंटेनर का वेट ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए प्लास्टिक कंटेनर इज़ लाइट इन वेट और हम उसे ईजीली हैंडल भी कर सकते हैं, है ना। सेकंड इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब प्लास्टिक जो होते हैं उसमें से हीट ज़्यादा पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर होते हैं, ज़्यादा जल्दी से वो हॉट नहीं हो जाते हीट की वजह से। थर्ड इज दे हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लास्टिक में सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है जिससे अगर वो गिरे भी तो टूटेंगे नहीं। फोर्थ इज दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली। उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है एज कंपेयर टू ग्लास कंटेनर। क्यों? क्योंकि ग्लास कंटेनर जो होते हैं अगर वो गिर जाते हैं ऊपर से तो टूट जाने के चांसेस हैं। मतलब प्लास्टिक के कंपैरिजन में वो ज़्यादा ईजीली हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। प्लास्टिक का ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, अगर वो गिरेंगे भी तो पिचक जाएंगे सिर्फ, लेकिन टूटेंगे नहीं। फिफ्थ इज दे आर अनब्रेकेबल। अब सभी जानते हैं कि ग्लास को अगर आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो टूट ही जाएगा, लेकिन अगर आप प्लास्टिक कंटेनर को गिराओगे तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसीलिए प्लास्टिक्स अनब्रेकेबल होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। जिस तरह से ग्लास कंटेनर भी वेरियस शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिक कंटेनर्स भी वेरियस शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होते हैं। सेवंथ एडवांटेज इज दे आर रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते, है ना। एट्थ एडवांटेज इज दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर। प्लास्टिक में गुड प्रोटेक्शन पावर होती है, मतलब ह्यूमिडिटी हो या फिर टेम्परेचर हो या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है डिफरेंट डिफरेंट, उनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्लास्टिक हैज़ गुड प्रोटेक्शन पावर। नाइन्थ एडवांटेज इज देयर आर नो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स एज इट कम्स इन ग्लास कंटेनर। तो जिस तरह से हमने ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल में डिसएडवांटेजेस देखे थे, तो उसमें क्या था डिसएडवांटेज में कि ग्लास के फ्लेक्स निकलते हैं, पपड़ियाँ निकलती है ग्लास कंटेनर की। उस तरह से प्लास्टिक कंटेनर में होता है क्या? नहीं होता। सो ये तो जो हमने देखे ये थे एडवांटेजेस ऑफ ग्लास मटेरियल, सॉरी ग्लास मटेरियल नहीं, प्लास्टिक मटेरियल। अब जो एडवांटेजेस है उसी के साथ साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। अब वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये दैट दे आर परमिएबल टू वाटर, वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो उससे वाटर वेपर पास हो सकते हैं। परमेबल मतलब अलाउ करते हैं, ठीक है। वाटर वेपर अलाउ करते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है हो रहती है वो भी परमिएबल होती है प्लास्टिक कंटेनर के लिए। तो वाटर वेपर या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं वो कभी कभी हमारे प्रिपरेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारा प्रिपरेशन ख़राब हो सकता है। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या कि वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए ये परमिएबल है। सेकंड डिसएडवांटेज इज दे कैनॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्टिंग।
ये जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो हीट में विथस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि प्लास्टिक अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट होने को शुरू हो जाता है। तो विदाउट सॉफ्टनिंग या फिर डिस्टॉर्टिंग या फिर डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, जो शेप होता है ना प्लास्टिक का ओरिजिनल शेप कंटेनर का, वो चेंज होने लगता है, उसका आकार चेंज होने लगता है, तो वो होता है डिस्टॉर्शन। तो विदाउट सॉफ्टनिंग और विदाउट डिस्टॉर्शन प्लास्टिक हीट को विथस्टैंड नहीं कर सकता है। अगर मतलब पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाएगा अगर उसे हीट मिलेगी तो, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाएगा या फिर उसका शेप चेंज हो सकता है कंटेनर का। तो ये था अनदर डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज ये, दे मे इंटरैक्ट विथ सर्टन केमिकल टू कॉज सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन। अब भले ही हम उसमें हीट पास ना करें, कंटेनर को मतलब हॉट टेम्परेचर से दूर रखें, तो भी सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन के चांसेस है। कैसे? क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं वो अगर प्लास्टिक कंटेनर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, मान लीजिए कि हमारे प्रिपरेशन में जो हमने केमिकल वाला प्रिपरेशन बनाया है, तो उस केमिकल के साथ प्लास्टिक कंटेनर का रिएक्शन हो सकता है और उसकी वजह से सॉफ्टनिंग हो सकता है कंटेनर का, या फिर डिस्टॉर्शन हो सकता है विदाउट हीट भी। सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन कब कब होता है? अगर हीट हम उसको दे देंगे कंटेनर को, तो या फिर केमिकल जो उसमें स्टोर किए हुए हैं कंटेनर में उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो गया प्लास्टिक कंटेनर का, तो सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन हो सकता है। फोर्थ इज, दे मे एब्जॉर्ब केमिकल सब्सटेंसेस सच एज प्रिजर्वेटिव फॉर सॉल्यूशन। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन हमने प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं, उन प्रिजर्वेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लास्टिक कंटेनर के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टिक कंटेनर प्रिजर्वेटिव एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर प्रिपरेशन को स्टेबल रखने के लिए प्रिजर्वेटिव तो रहेंगे नहीं और प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। सो दिस शुड नॉट हैपन, लेकिन ये होता है प्लास्टिक कंटेनर में। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। नेक्स्ट है, दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर कंटेनर। तो 9 एडवांटेजेस हमने देखे और 5 डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे। तो कुल मिला के प्लास्टिक जो है वो एडवांटेजेस ही है, क्योंकि एडवांटेजेस ज़्यादा है और डिसएडवांटेजेस कम है। तो ये जो प्लास्टिक है वो बनाया कैसे जाता है, कॉम्पोजिशन क्या है प्लास्टिक का, ये हम जान लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स होते हैं, वो प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो प्लास्टिक होते हैं ये एक या फिर एक से ज़्यादा जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स करके और भी ज़्यादा कुछ एडिटिव्स ऐड करके प्लास्टिक का मटेरियल बनाया जाता है। ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो, जैसे कि हम एग्जांपल में देखें तो कौन से पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं, तो पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PMMA ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद पॉलीइथिलीन टेरिप्थैलेट या फिर पॉलीट्राइफ्लोरोइथिलीन, इन टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं वो प्लास्टिक बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अब साथ ही साथ इन पॉलीमर्स के साथ साथ हम कुछ और भी एडिटिव्स यूज़ करते हैं। तो एडिटिव्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें आते हैं एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीस्टैटिक एजेंट, कलरेंट एजेंट ऐड करते हैं, लुब्रिकेंट्स हम ऐड करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं ताकि हमारा प्लास्टिक जो है वो उसमें प्लास्टिसिटी बनी रहे, और स्टेबिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो इस टाइप के जो एडिटिव्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं। अब हर कोई जो पॉलीमर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी टाइप्स देखे ना, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनिल क्लोराइड और पॉलीस्टीरीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन इंडिविजुअल पॉलीमर को उनके कुछ मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। तो उनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए तो हम उसे वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखा था हमने पॉलीमर का वो था पॉलीइथिलीन, जिसे हम पॉलीथीन ऐसा भी कहते हैं।
तो ये जो पॉलीइथिलीन का पॉलीमर होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है बहुत, ठीक है। ब्रेक नहीं होता अगर हम उसे ये टर्न करें तो, या फिर उसे हम मतलब दबा के देखें तो वो फ्लेक्सिबल होता है और लाइट भी होता है वेट में। लेकिन लाइट और फ्लेक्सिबल होने के साथ ये टफ प्लास्टिक होता है। और ये जो पॉलीइथिलीन होता है ये वाटर वेपर के लिए इम्परमिएबल होता है, वाटर वेपर उससे पास नहीं होते। और ये जो पॉलीथीन होता है ये डिटोरिएट भी नहीं होता एज के साथ, मतलब जिस तरह से एज बढ़ती जाती है। प्लास्टिक कंटेनर बना के रख दिया तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये डिटोरिएट कभी हो सकता है जब वो ज़्यादा देर तक सनलाइट के साथ एक्सपोज करे, मतलब 2 साल के लिए 3 साल के लिए बस सनलाइट में रख दिया तो वो डिटोरियोरेट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, उसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करेंगे तो वो डिटेरियोरेट नहीं होगा। सिर्फ सनलाइट में रखने से ही वो डिटेरियोरेट हो सकता है, मतलब ख़राब हो सकता है। और ये जो पॉलीथीन पॉलीमर है उसमें गैसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे परमेबिलिटी वो शो करता है, जैसे कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए अगर वो परमिएबल है तो वो क्या करेगा, वो प्रिपरेशन को डिटेरियोरेट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टिक से ऑक्सीजन परमिएबल हो जाएगा, अगर हमारा प्रिपरेशन ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टिबल है, जो भी हमने प्रिपरेशन बनाया है, माना कि कप सिरप सॉल्यूशन जो भी है वो हमने प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन पॉलीथीन से बना जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को परमिट करता है, वो ऑक्सीजन को परमिएबिलिटी शो करता है, तो वो अंदर आ जाएगा और हमारे प्रिपरेशन के साथ ऑक्सीडेशन फॉर्म करेगा, जिससे हमारा प्रिपरेशन क्या हो सकता है, डिटेरियोरेट हो सकता है। तो पॉलीथीन का मटेरियल इस तरह से गैसेस के लिए अगर परमेएबल रहेगा तो प्रिपरेशन को ख़राब कर सकता है। Also, it has permeability to certain oils and preservative। जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए परमेएबल है उसी तरह से कुछ खास टाइप के ऑयल्स एंड प्रिजर्वेटिव है उनको भी ये परमेबिलिटी शो करता है। पॉलीथीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसी के आसपास 110 टू 115 डिग्री सेल्सियस को ये मेल्ट होता है। तो जब भी हम प्लास्टिक कंटेनर में स्टरिलाइजेशन के बारे में सोचें तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि पॉलीथीन से बने हुए कंटेनर को हम स्टराइल कर पाएँ, क्योंकि स्टरिलाइजेशन में हाई टेम्परेचर पे हम और हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रिपरेशन होता है उसे ऑटोक्लेव में स्टरिलाइज करते हैं। तो पॉलीथीन से बने हुए कंटेनर को तो हम बिल्कुल भी स्टराइल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है। अब ये जो पॉलीथीन से बने हुए कंटेनर होते हैं उसे हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए तो हम उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन जो बॉटल्स है या फिर ट्यूब्स है या फिर हीट सीलेबल पैकेजिंग जो फिल्म्स होती है उनके लिए हम पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं वो रिजिड प्लास्टिक फॉर्म करते हैं, जो ऑयल्स के लिए हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसी के साथ साथ जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी नॉर्मल पॉलीथीन से ज़्यादा होती है। सो अगर हमें पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने हैं तो हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें स्टरिलाइज भी कर पाएंगे, ऑटोक्लेव भी कर पाएंगे। और ये जो पॉलीथीन होते हैं हायर डेंसिटी वाले, तो उसे हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस या फिर कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पैक कर पाए। तो आई होप कि आपको पॉलीथीन के बारे में समझ में आ गया होगा कि पॉलीथीन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। जो नॉर्मल पॉलीथीन होता है तो हम उसे पेरेंटल प्रिपरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो हाई डेंसिटी पॉलीमर होते हैं वो ही हम यूज़ कर सकते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो ऑटोक्लेव के लिए वहाँ पे विथस्टैंड कर पाएंगे हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर पे। और जो नॉर्मल पॉलीथीन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो वो मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है अगर हम उसे स्टेरिलाइजेशन के लिए रखेंगे तो नॉर्मल जो पॉलीथीन होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हाई डेंसिटी पॉलीमर ही पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके देन
नेक्स्ट जो पॉलीमर है प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो है पॉलीविनिल क्लोराइड। और शॉर्ट फॉर्म में आप उसे पीवीसी ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉलीविनिल क्लोराइड जो होते हैं ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलीथीन और हेवियर होते हैं, मतलब भारी होते हैं थोड़े, और वाटर वेपर के लिए मोर परमिएबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलीथीन पॉलीमर। और जो ये पॉलीविनिल क्लोराइड के पॉलीमर होते हैं उनमें हाई क्लैरिटी होती है और सनलाइट से ये अफेक्ट भी नहीं होते। जिस तरह से पॉलीथीन पॉलीमर सनलाइट में अगर रखेंगे ज़्यादा देर के लिए तो वो ख़राब होने लगते हैं, डिटेरियोरेट होने लगते हैं। उस तरह से पीवीसी जो होते हैं वो सनलाइट में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते। और ये जो पीवीसी पॉलीमर होते हैं, अगर हमें आई ऑइंटमेंट ट्यूब बनानी है तो उसके लिए ये पीवीसी का कंटेनर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट। नेक्स्ट पॉलीमर है पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट, जिसे हम PMMA इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट होता है ये बहुत हार्ड होता है और स्ट्रांग भी होता है। उसी के साथ साथ लाइट वेट होता है और वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉर्म करता है। पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया नहीं है, लेकिन वो जो सॉफ्ट होता है पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सॉफ्ट होना शुरू कर देता है। और ये जो पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट है ये बॉटल्स या फिर ट्यूब्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉलीमर है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है और लाइट मटेरियल होता है, मतलब उसका वेट कम होता है, लाइट वेट होता है। इट कैन बी ईजीली मोल्डेड इनटू एनी शेप। पॉलीस्टीरीन जो पॉलीमर होता है ना उसे हम किसी भी शेप में ईजीली मोल्ड कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बॉटल्स, ट्यूब्स, जार्स, बॉक्सेस एंड सिरिंजेस। किस किस टाइप्स में हम यूज़ कर सकते हैं पॉलीस्टीरीन? बॉटल्स बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, जार्स बनाने में, बॉक्सेस एंड सिरिंजेस बनाने में उसे हम ईजीली यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉलीमर जो है वो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, PTFE इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। अब ये जो पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन है ये ट्रांसलूसेंट है, ओपैक है और इट पजेस हाई रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट एंड केमिकल्स। कौन सा है ये नेचर में? ट्रांसलूसेंट है। जिस तरह से जेलीज ट्रांसलूसेंट होती है ना उसी तरह से ये भी ट्रांसलूसेंट है, ओपैक है और किसी भी सॉल्वेंट के लिए और केमिकल्स के लिए ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है। एंड इट इज़ अनचेंज्ड इवन एट टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। मतलब पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यह बहुत हाई है। 250 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम उसमें बढ़ा देंगे तो भी ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये एज इट इज़ अनचेंज रहेगा उसके ओरिजिनल कंटेनर की शेप में। नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपिलीन। 6 नंबर का जो पॉलीमर हम यूज़ कर रहे हैं वो है पॉलीप्रोपिलीन। ये जो पॉलीप्रोपिलीन है ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है। और ये जो पॉलीप्रोपिलीन होता है ये भी वेट में लाइट होता है और हीट रेजिस्टेंट है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पॉलीप्रोपिलीन का वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 170 डिग्री सेल्सियस का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो इसे हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, स्टरिलाइजेशन कर सकते हैं इसका। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पोजेबल सिरिंजेस, ट्यूबिंग, स्क्वीज बॉटल्स एंड पैकेजिंग फिल्म्स। तो पॉलीप्रोपिलीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम उसे डिस्पोजेबल सिरिंजेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्यूबिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, स्क्वीज बॉटल्स में यूज़ कर सकते हैं और पैकेजिंग फिल्म्स बनाने के लिए भी पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीअमाइड। 7th जो पॉलीमर हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल बनाने में वो है पॉलीअमाइड्स, जिसे हम नायलॉन भी कहते हैं। अब ये जो नायलॉन मटेरियल है ये बहुत टफ प्लास्टिक होता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये हीट रेजिस्टेंस भी शो करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पॉलीअमाइड का वो है 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
सो इट कैन बी ऑटोक्लेव रिपीटेडली। अगर हम उसमें पैरेंटल प्रिपरेशन बना के उसका स्टरिलाइजेशन भी करना चाहे तो हम पॉलीअमाइड या फिर नायलॉन यूज़ कर सकते हैं। नायलॉन हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर सेंटेंस एंड टेंड टू अट्रैक्ट सेवरल कॉमन प्रिजर्वेटिव सच एज फिनॉल, पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड एंड एस्टर्स। नायलॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर सेंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉमन प्रिजर्वेटिव जैसे कि फिनॉल एंड पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड्स होते हैं वो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। और नायलॉन जो होता है वो सिरिंजेस, ट्यूबिंग्स एंड पैकेजिंग फिल्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो सिरिंजेस, ट्यूबिंग्स एंड पैकेजिंग फिल्म्स होती हैं वो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ की जाती है, तो इसीलिए उसमें नायलॉन का मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट, ये जो पॉलीमर है ये ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है और रेजिस्टेंस भी, हीट का रेजिस्टेंस भी वो अच्छा शो करता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट। जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का पॉलीमर हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ना आज आपको बहुत ही काम की चीज़ बताने जा रही हूँ। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें घर से क्या बताया जाता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको एक अच्छी जॉब मिलेगी और तुम बहुत पैसे अर्न कर पाओगे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो हम जब भी पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए करते हैं, है ना? तो पैसे कमाने के लिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट कर दें तो आपको क्या ख्याल है? मतलब आपको कैसे लगेगा कि अगर आप पढ़ते-पढ़ते ही कुछ कमा रहे हैं या फिर कुछ अर्न कर रहे हैं, है ना? अच्छा है ना? तो आपको कुछ पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको मतलब अपना स्टडी आप शुरू भी रख सकते हैं और सिर्फ़ दिन में सिर्फ़ 5-6 मिनट देकर आप बहुत ही पैसे अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। अब वो कैसे? सो आई हैव दिस लिंक एंड लेट मी पेस्ट दिस लिंक हियर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो मेरे पास ये लिंक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है और अभी मैं इसमें एंटर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है? अब मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है और मुझे क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हमें रजिस्टर पे जो नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए थे ना कि डाउनलोड फ्रॉम एपीके, डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, उसके नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ था। तो उस पे क्लिक किया मैंने क्योंकि हमें पहले क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर एंड स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे है रजिस्टर एंड स्टार्ट माइनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा? यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अपना ईमेल एड्रेस है वो पेस्ट किया था। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए एक और ईमेल एड्रेस पेस्ट करके बताती हूँ। तो ये आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट प्रेस करना है। अब जो भी ईमेल आएगा वो आपको, जो आपने ईमेल डाला हुआ है ना उस पे आपको इसके बारे में एक पिन पूछा जाएगा। तो पिन आपको ईमेल एड्रेस पे मिलेगा। तो मैं वहाँ पे जाके वो पिन कलेक्ट कर लेती हूँ। तो वेरिफिकेशन पिन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, इट्स नॉट 34, इट्स 74। तो वेरिफिकेशन कोड या फिर वेरिफिकेशन पिन जो भी ईमेल पे आया है वो कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये इसके बाद आपके लिए आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड होगा या फिर आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अपर कैप, लोअर कैप आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। मेक श्योर कि दोनों जो पासवर्ड आपने डाले हुए हैं वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे और ये पूछेगा कि आपको ये पासवर्ड कंफर्म जो किया है वो मैच नहीं हो रहा।
तो मुझसे शायद गलती हो गई है, इसलिए मैंने पासवर्ड जो डाला था वो मैं फिर से रीचेक कर लेती हूँ। तो पासवर्ड मैंने एक बार फिर से करेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये शुरू होता है या नहीं। रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो जी हाँ, हमारा पासवर्ड जो है वो अभी सेट हो गया है। आप जो भी अपना पासवर्ड सेट करें उसे हमेशा आप ध्यान में रख सके ऐसा पासवर्ड सेट कीजिए। तो डाउनलोड ऐप एंड डाउनलोड एंड्रॉयड एपीके आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एपीके फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू गूगल प्ले, और गूगल प्ले पे जाकर आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, अभी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई थी, इसलिए मुझको अनइंस्टॉल एंड ओपन के ऑप्शन आ रहे हैं। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं ओपन पे क्लिक कर रही हूँ। अभी आपको आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है बिटकॉइन माइनिंग की। आपको बिटकॉइन के बारे में पता ही होगा। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी ये क्रिप्टो करेंसी है। बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे। जिस तरह से हम शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग करते हैं उसी तरह से बिटकॉइन का भी ट्रेडिंग किया जाता है। अब बिटकॉइन जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था मिस्टर सतोशी, और जब उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया था तब लोगों को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और लोग उसको हल्के में ले रहे थे। और अभी बिटकॉइन सतोशी नाम का नेक्स्ट एक उन्होंने कॉइन लॉन्च किया है जिसका माइनिंग हमें करना है। देखिए, अगर बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी 16 लाख के आसपास की प्राइस चल रही है, जो कि कॉमन मैन के लिए उसे खरीदना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्या हम उसमें सिर्फ एक कॉइन 16 लाख इन्वेस्ट करके खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर माइनिंग करके हम उसमें से कुछ फ्रैक्शन माइन करके हम कॉइन्स जोड़ सकते हैं। तो क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमें माइनिंग करने के लिए सिर्फ 4 महीनों का ही वक्त है। दिसंबर के आसपास ये माइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है और ये बिटकॉइन सतोशी का जो न्यू कॉइन है वो मार्केट में एक्सचेंज लिस्ट पे लिस्ट होने वाला है। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही महीने हैं और हमें इस पे माइनिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बीटीसी माइनिंग के राइट साइड में रिक्रूट माइनर और वाइट पेपर का उनका जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है ना, ऑरेंज गोल्डन कलर में वो ऑप्शन है। उसके नीचे टोटल सप्लाई, मतलब टोटल सप्लाई जो है बिटकॉइन सतोशी का वो है 2.1 बिलियन, जिसमें से पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ बिटकॉइन दिए हुए हैं 54 या फिर 57% का, या शायद 51% का वो कंपनी के पास में है और बाकी का जो है वो पब्लिक के लिए सर्कुलेट कर दिया है। अब मेरी तरह कुछ लोग या फिर कुछ आपकी तरह जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। और जितने भी कॉइन माइन किए हैं उन्होंने, उनका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलेशन के अंडर 417.56 मिलियन। तो इतने कॉइन माइन किए गए हैं और बाकी के कॉइन भी माइन करना बहुत ही मतलब स्पीड से शुरू है। अब ये जो बिटकॉइन आप यहाँ पे देख रहे हैं माई हैश के नीचे, तो यहाँ पे बिटकॉइन सतोशी, ये जो कॉइन अभी लॉन्च होने वाला है जनवरी में, उसके बारे में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे है वो है बिटकॉइन, जो ऑलरेडी एक्सचेंज लिस्ट पे लिस्ट हो गया है। वो है बिटकॉइन जिसका प्राइस अभी चल रहा है 16 लाख के आसपास। अभी मार्केट कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो गिर गया है। लेकिन कुछ दिनों में पहले जब मार्केट स्टेबल था तब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, 30 लाख के अबव था। तो ये बिटकॉइन जो है जब भी मार्केट स्टेबल होगा उसका प्राइस ऑब्वियसली हाई जाने वाला है। और अगर हम ये बिटकॉइन ऐसे ही माइनिंग करते हैं और उसे लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो आप 5 सालों बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। शायद आप करोड़पति भी बन जाओगे। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है। और अगर आप इसके रिव्यू भी चेक करेंगे तो आपको कोई भी नेगेटिव रिव्यू मतलब दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन है। उनका ट्विटर अकाउंट भी है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, वहाँ पे वो अनाउंस करते रहते हैं जो भी उनकी लेटेस्ट अपडेट आती है। तो आपको क्या करना है, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो आपको नीचे जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोड, रैंकिंग, माइनिंग, न्यूज़ एंड मी, तो मी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। आपको आपने आपने जो ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो आपको यहाँ पे करना है। हेलो पे जाके आपको क्लिक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है और आई एम नॉट अ रोबोट वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आपके सामने एक सर्कल खुल जाएगा। वहाँ पे उस सर्कल में आपको अपना फेस सेट कर लेना है और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि लेफ़्ट में देखो, राइट में देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो या फिर ब्लिंक करो, विंक करो, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। तो बस वही फेशियल वेरिफिकेशन आपको करना है। उसके बाद में कुछ भी ना, अभी आप अकाउंट नंबर डालेंगे, ना कुछ डालेंगे, ना कुछ डालेंगे, तो बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे। ना पैन नंबर डालना है, ना आधार डालना है, ना कुछ डालना है, सिर्फ़ ये फेस वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाइड करके लिख के आएगा। इस तरह से आपको दिख रहा है ना कि वेरीफाइड करके, ठीक है? तो जब भी आपको वेरीफाइड करके लिख के आएगा तो बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर आपको स्टार्ट, ये जो माइनिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना बीच में, तो यहाँ पे जाना है और स्टार्ट माइनिंग का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग का ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये दूसरे ईमेल आईडी से ओपन किया था। तो जैसे ही आप स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वाइट पेपर के नीचे ब्लॉक हाइट और ब्लॉक हाइट के नीचे नेक्स्ट ब्लॉक लिखा हुआ है। तो ये जो टाइमर होता है ये 10 मिनट का होता है जिसमें एक ब्लॉक फॉर्म होता है। तो 24 घंटे में 150 ब्लॉक फॉर्म होते हैं और 150 ब्लॉक फॉर्म होने के बाद उसमें से आपको कुछ फ्रैक्शन में वो बिटकॉइन आपकी अकाउंट में दिए जाते हैं। और आपको क्या करना है, आपको ये जो रिसीव बीटीएस का ऑप्शन है, सॉरी रिसीव बीटीसीएस पे, उसको 24 घंटे में एक बार क्लिक करना ही है। अगर आप 3 कंसेक्यूटिव डेज़ में उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी आपने माइन किया हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। और साथ ही साथ अगर आप 3 दिवस कंटिन्यूसली इसे ओपन नहीं करते हैं, रिसीव बीटीसीएस पे क्लिक नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि आपने जो माइन किए हुए हैं बिटकॉइन है ना, वो आपको मिलेंगे भी नहीं और आपका अकाउंट जो भी है वो भी परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ये रिसीव बीटीसीएस का टास्क दिन में एक बार ज़रूर करना है। तो बस इतना ही करना है आपको डेली। और एक बार 12 दिसंबर के बाद ये माइनिंग ख़त्म हो जाएगी और जनवरी में ये कॉइन लॉन्च होने वाला है, लिस्ट में आने वाला है। तो तब तक ही हमें ये करना है, हमारे पास इतना ही चांस है। तो ये बिटकॉइन माइनिंग जो है ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कुछ ज़्यादा डेटा भी खर्च नहीं होता है। जितना आपका व्हाट्सएप कंज्यूम करता है उतना ही ये कंज्यूम करता है, ज़्यादा डेटा बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता है। तो आपको बस दिन में एक बार यहाँ पे आना है, रिसीव बीटीसीएस पे क्लिक करना है बस, और हो गया। इतना ही करना है आपको। और क्या करना है, साथ ही साथ आपने ये जो एप्लीकेशन है वो औरों को भी रेफ़र करना है। अगर आप औरों को रेफ़र करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, आपको फ्री में कुछ बिटकॉइंस देते रहेगा। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और उस सामने वाले पर्सन का भी फ़ायदा होगा। आपको भी बिटकॉइन मिलेंगे और वो भी बिटकॉइन माइनिंग करते रहेगा और उनको भी बोलना है कि आप दूसरे लोगों को भी रेफ़र करें, ठीक है? तो रेफ़रल इनकम भी आपको मिल रहा है, प्लस साथ ही साथ आपका माइनिंग भी फ्री भी चल रहा है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो बिटकॉइन अगर जनवरी में लॉन्च होने वाला है तो उसका कॉइन अराउंड 1 लाख के आसपास होगा, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो भी एक्सपर्ट है वो। अभी हम जानते नहीं हैं कि वो कितना होगा, लेकिन 1 लाख के आसपास होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है। तो जब भी वो लॉन्च होगा तो अब हमें तो पता चल ही जाएगा और हमें इसका फ़ायदा भी होने वाला है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। उस रेफ़रल लिंक से अगर आप ओपन करेंगे तो आपको फ्री में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ बिटकॉइन मेरी तरफ से मिल जाएँगे। तो आप उसी लिंक से रजिस्ट्रेशन करें और उसी लिंक से ओपन करेंगे तो आपको वो बिटकॉइन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको सर्च करना है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से ये बिटकॉइन मतलब ट्रस्टवर्दी है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। और पता है आपको, ये जो बिटकॉइन माइनिंग का प्रोसीजर था वो पहले दिनों में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बड़े-बड़े मशीन्स लगाने पड़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज़्यूम होती थी। अभी भी है लोग जो बहुत सारे बड़े-बड़े सिस्टम्स लगाते हैं, लाख-लाख, 2-2 लाख या फिर बहुत सारी करोड़ों में खर्च करते हैं और ये बिटकॉइन का माइनिंग करते हैं। अभी ये एप्लीकेशन के ज़रिए हम माइनिंग कर सकते हैं, तो मतलब इससे तो बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ये मुझे आशा है। बिल्कुल फ़ायदे की चीज़ बता रही हूँ आपको।
तो प्लीज़ इसे डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक ऑन दैट एंड रजिस्टर फॉर योरसेल्फ एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल स्टोर एंड स्टार्ट माइनिंग। अब बारी है प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन को जानने की। प्लास्टिक के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ थर्मोप्लास्टिक टाइप एंड सेकंड इज़ थर्मोसेट टाइप। थर्मोसेट या फिर थर्मोसेटिंग टाइप, ऐसा भी आप उसे कह सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक टाइप क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक टाइप ये प्लास्टिक का वो टाइप होता है जो अगर हम उसे सॉफ्ट करेंगे तो वो विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटिंग के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा और विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम उसे कूल करेंगे तो कूल करने के बाद वो फिर से हार्ड हो जाएगा। हीट देने के बाद सॉफ्ट होता है और विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कूल करने के बाद वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो वो होता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। अब ये जो हार्डनेस होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? पहले हम मटेरियल सॉफ्ट करेंगे हीट देने के बाद, और फिर अगर हम उसे कूल करेंगे तो उसमें क्रॉस लिंकेज जो होता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स का, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्लास्टिक की हार्डनेस क्या होगी। ठीक है। अब उसमें एग्जांपल्स कौन से आते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप में? वो होते हैं नायलॉन, पॉलीस्ट्रीन एंड पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक टाइप के कुछ एग्जाम्पल है। और सेकेंड टाइप होता है थर्मोसेटिंग टाइप। अब थर्मोसेटिंग टाइप क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक वो होते हैं जो सिर्फ फ्लेक्सिबल होते हैं। जब हम उसे हीट अप्लाई करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, मतलब हम उसे पूल कर सकते हैं। बट ये लिक्विड कभी नहीं बनते, फ्लूइड कभी नहीं बनते। हीट अप्लाई करने के बाद भी सिर्फ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन फ्लूइड नहीं बनते। वो होते हैं थर्मोसेटिंग टाइप। थर्मोप्लास्टिक टाइप क्या होते हैं? जब हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं और उसका एक विस्कस फ्लूइड बन जाता है, राइट। और अगर हम उसे कूल करते हैं तो कूल करने के बाद वो फिर से हार्ड हो जाते हैं। वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग टाइप क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग टाइप का प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जब हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन फ्लूइड नहीं बनते। वो होते हैं थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक। अब ये जो थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक होते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं रूम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस लिंकिंग की डिग्री होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और ये जो थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका जो ओरिजिनल शेप है वो रिटेन करके रखते हैं। जब तक कि उनका टेम्परेचर डीकम्पोजिशन के टेम्परेचर तक पहुंच ना जाए तब तक ये अपना ओरिजिनल शेप रिटेन करके रखते हैं। अब इस थर्मोसेटिंग टाइप प्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक। इसी के साथ साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं तो उनको टेस्ट किया जाता है कि जो भी अल्कलीज है, एसिड्स है या फिर केमिकल सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमारे प्रिपरेशन में मतलब जो प्लास्टिक मटेरियल है वो हमारे प्रिपरेशन के साथ, मतलब जो भी एसिड अल्कली या फिर केमिकल सॉल्वेंट है उनके साथ रिएक्ट करके कुछ एक्सट्रैक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, मतलब प्लास्टिक कंटेनर का मटेरियल तो इसमें तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये भी टेस्ट हमें करना पड़ता है। और उसके बाद ही हम वो जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो कंटेनर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटल में भी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन कौन से टाइप के मेटल्स हम यूज़ करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।